हेलो स्टूडेंट्स, यह झारखंड सार संग्रह का बुक है उड़ान पब्लिकेशन का। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं और बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट जा करके देखिए, वहाँ आपको 50 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करना ही करना है और इसमें आप अपना कमांड बनाइए। ठीक है। झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण, वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करने तथा उनका विकास करने हेतु झारखंड में विभिन्न वन्य प्राणी क्षेत्रों की स्थापना की गई है। झारखंड में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य तथा कई जैविक उद्यान अवस्थित हैं। इनका विस्तार राज्य के 2.63% भूभाग पर है, जो राज्य के 9% संरक्षित वन क्षेत्र के दायरे में विस्तृत है। इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार और पढ़िए। झारखंड में 1 राष्ट्रीय उद्यान है, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य तथा कई जैविक उद्यान अवस्थित हैं। इनका विस्तार राज्य के 2.63% भूभाग पर है, जो राज्य के 9% संरक्षित वन क्षेत्र के दायरे में विस्तृत है। 2001 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला में देश का प्रथम गज आरक्ष यानी कि एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया गया है। साहिबगंज जिला में राजमहल पहाड़ियों के आसपास नेचर क्लब के द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान, राजमहल फॉसल पार्क विकसित किया गया है। ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्य जीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है। झारखंड सरकार के द्वारा स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया गया है। ये किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा। नाम क्या है? स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड। 10 सदस्य, मतलब कि इसमें 10 सदस्य होंगे। इस संस्था के पदेन अध्यक्ष झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र जहां पारिस्थितिकी, प्राणी जगत, वनस्पति व जंतुओं को संरक्षित करने हेतु सरकार या प्रशासन द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया हो। राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त होती है। ये जरूर याद रखिएगा। कौन सा अधिनियम? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, तथा इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी 10 सितंबर में की गई थी। यानी कि 10 सितंबर 1986 को बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। लातेहार जिला में स्थित यह उद्यान 226.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एक समय इसका क्षेत्रफल पूछा है, इसलिए स्टार मार्क है। यहाँ 1932 ईस्वी में विश्व की पहली बाघ गणना की गई थी, जिसका नेतृत्व JW निकोलसन, पलामू के तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी ने किया। पगमार्क थ्योरी से ये गणना हुआ था। ठीक है। 1973-74 ईस्वी से यहाँ भारत सरकार द्वारा बाघों के स्वस्थानीय संरक्षण यानी कि इन सीटू हेतु बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इन सीटू और एक्स सीटू तो आई थिंक समझते होंगे आप लोग। ठीक है। जिनके वास स्थल में ही यानी जहाँ वो रहते थे वहीं उनको संरक्षित कर लिया जाए तो उसको हम लोग इन सिटू कहते हैं, और जिसको उसके वास स्थल से ले जा करके दूसरे जगह संरक्षित ढंग से रखते हैं ताकि उनका पॉपुलेशन बढ़े, या फिर अगर बहुत डेंजर स्थिति में है कि मर जाएंगे, नहीं बच पाएंगे, तो ऐसा जब बचाना रहता है तब उसको इन एक्स सिटू में ले जाते हैं। ठीक है। तो वो उनका आवास स्थल नहीं होता, आवास स्थल से बाहर ले जाकर उसको संरक्षण देना रहता है, वो एक्स सिटू है। लेकिन ये जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? स्वस्थानीय संरक्षण यानी कि इन सिटू के बारे में बोल रहा है। बाघों के संरक्षण हेतु यहाँ पलामू बाघ आरक्ष, पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई, जो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व बाघ आरक्ष है। यहाँ मुख्य रूप से बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांबर और गौर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, घनेस, वन मुर्गी आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। बेतला का पूरा नाम है बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस। ये देखिए, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड एंड एक्सिस। इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है। अब है पलामू बाघ आरक्ष। यह झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्ष टाइगर रिजर्व है जो छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग में विस्तारित है। यह बाघ आरक्ष पूर्व में लातेहार वन प्रमंडल, पश्चिम में गढ़वा वन प्रमंडल व सरगुजा जिला छत्तीसगढ़, उत्तर में औरंगा नदी तथा दक्षिण में नेतरहाट वन व गुमला से घिरा हुआ है। एक बार मैप में इसको देख लेते हैं। ये दिया हुआ है, पलामू बाघ आरक्ष का मैप है।
इधर देखिए ये लातेहार है, ये गढ़वा, इधर छत्तीसगढ़, दक्षिण की ओर गुमला है और इधर से नदी जा रहा है। ठीक है, जो डार्क ब्लू में दिखाई दे रहा है वो कोर जोन है, जैसे कि ये जो डार्क ब्लू है सब कोर जोन है और जो लाइट ब्लू में है वो बफर जोन है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे। यह भूभाग घाटियों, पहाड़ियों व मैदानी क्षेत्रों में विस्तारित है तथा इस क्षेत्र में औरंगा नदी के अतिरिक्त उत्तरी कोयल व बूढ़ा नदी भी प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र की भू आकृतिक संरचना का निर्माण नीस, ग्रेनाइट तथा चूना पत्थर चट्टानों से हुआ है। इस क्षेत्र में बॉक्साइट तथा कोयला खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। ये सब चीज़ थोड़ा याद रखेंगे। इसकी स्थापना नवंबर 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत की गई थी। इस समय देश में कुल 9 बाघ आरक्षी की स्थापना की गई थी। ठीक है, पलामू बाघ आरक्षी का विस्तार 1130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जिसमें 414 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो कोर क्षेत्र है तथा 716 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र में सीमांकित है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कोर क्षेत्र का कुल वर्ग किलोमीटर कितना है तो 414 है और बाकी जो बच गया तो वो 716 हो गया। इस आरक्षी में 47 स्तनपायी की प्रजातियां, 174 पक्षियों की प्रजातियां, 970 वनस्पतियों की प्रजातियां, 25 लताओं की प्रजातियां, 46 झाड़ीदार वनों की प्रजातियां, 17 प्रकार की घास तथा 139 औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इतना रटने की जरूरत नहीं है आपको, थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा बस। इसके अतिरिक्त यहाँ बाघ एवं हाथी के अतिरिक्त वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल 16 अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां भी पाई जाती हैं। यहाँ देश में सर्वाधिक डार्क साइट मिला है, जिसके बाद यह एस्ट्रोफोटोग्राफिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। 20 जनवरी 2014 को पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन PTCF का गठन एक ट्रस्ट के रूप में किया गया है। इसके प्रमुख राज्य के वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के तहत देश के सभी बाघ आरक्षी में व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन का गठन अनिवार्य है। ठीक है, और इसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे तो वो याद रखिएगा। प्रमुख जो होंगे राज्य के वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री होंगे। ठीक है, अगला है पलामू बाघ आरक्षी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। क्षेत्रफल कितना है तो इसका याद रखना है 1129.93 वर्ग किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है तो 300 से लेके 1140 मीटर की ऊंचाई है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ 1036 मिलीमीटर तक होता है और तापमान जो है 1 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, अब है बाघ कॉरिडोर। झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोर की संख्या 1 है, जिसका नाम गुरु घासीदास पलामू लावालौंग बाघ कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर का विस्तार झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में है। एक बार और नाम पढ़िए, गुरु घासीदास पलामू लावालौंग बाघ कॉरिडोर। ठीक है, इस बाघ कॉरिडोर का संपर्क दूसरे राज्यों के बाघ आरक्षियों से भी है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, अब बाघ तो को थोड़ी पता है कि आपका झारखंड के बाद वो छत्तीसगढ़ हो जाता है, वो उसका क्षेत्र शुरू से था। ठीक है, जिनमें बांधवगढ़, संजय धुबरी, ये पता नहीं क्या पढ़ते हैं। देखिए, अचानक मार भी पढ़ सकते हैं या फिर क्या पढ़े, जो भी है हम तो पढ़ रहे हैं अचानक मार। ठीक है, बाकी कुछ अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वकाना बाघ आरक्षी शामिल है। पलामू, संजय, बांधवगढ़ यह केंद्र भारत के सबसे बड़े सन्निहित बाघ आवासों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 12,580 वर्ग किलोमीटर है। यह कॉरिडोर पलामू बाघ आरक्षी के उत्तर पश्चिमी भाग के साथ संलग्न है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ का बृहद संरक्षित क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल है, जिसमें सेमर सोत व तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, संजय व बांधवगढ़ बाघ आरक्षी शामिल है। पलामू बादलखोल, अचानक मार, कान्हा, ये पढ़ के देखते हैं। यह कॉरिडोर पलामू बाघ आरक्षी के दक्षिण पश्चिमी भाग में संलग्न है, मतलब कि दक्षिणी पश्चिमी भाग के साथ संलग्न है, जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का अचान कमार या अचानक मार बाघ आरक्षी तथा मध्य प्रदेश का कान्हा बाघ आरक्षी शामिल है। इसमें छत्तीसगढ़ के जसपुर, सरगुजा, कोरबा व बिलासपुर के जंगल शामिल हैं। इस बाघ कॉरिडोर का संपर्क झारखंड राज्य के अंतर्गत इंट्रा स्टेट कनेक्टिविटी अन्य कई वन्यजीव अभयारण्य के साथ भी है।
अगला जो है वो है पलामू, लावालौंग, हजारीबाग, गया। पलामू बाघ आरक्ष्य का संपर्क लावालौंग अभयारण्य, हजारीबाग अभयारण्य तथा गौतम बुद्ध अभयारण्य गया तक से है। पलामू गढ़वा कैमूर, पलामू बाघ आरक्ष्य का संपर्क कैमूर क्षेत्र में झारखंड, बिहार व उत्तर प्रदेश त्रिजंक्शन पर भी है। पलामू गुमला पालकोट सारंडा, पलामू बाघ आरक्ष्य दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भाग में गुमला व लोहरदगा क्षेत्र में विस्तारित पालकोट अभयारण्य से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसे संरक्षित क्षेत्र जिसे मुख्यतः एक विशिष्ट क्षेत्र में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु स्थापित किया जाता है उसे वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। डेफिनेशन पे ध्यान रखेंगे। वन्य जीव अभयारण्य को भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत ही सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत पारंपरिक वन उद्योग, पशु चराई व विनियमित पर्यटन की अनुमति होती है। झारखंड में अभी तक निम्न 11 वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए हैं। अब यही कॉलम आपको रट जाना है। ठीक है, जैसे भी हो याद तो करना ही पड़ेगा। वन्यजीव अभयारण्य एक नज़र में, अभयारण्य का नाम, जिला, क्षेत्रफल, किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर में, स्थापना कब हुआ था और यहाँ कौन कौन से जीव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला है पलामू अभयारण्य। ये पलामू जिला में है। 752.94% बोल रहे हैं, 752.94 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। बाघ, हाथी, सांबर, चीतल, नीलगाय, बंदर। दूसरा है हजारीबाग अभयारण्य, हजारीबाग जिला में है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। 186.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 1976 में इसकी स्थापना हुई। तेंदुआ, हिरन, सांभर, नीलगाय, चीता, भालू, बाघ। अगला जो है महुआटांड भेड़िया अभयारण्य, लातेहार में है। 63.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 1976 में इसकी भी स्थापना हुई थी। भेड़िया, हिरन, चीता और सांभर आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप जाते हैं तो देख के आइएगा सब। दालमा अभयारण्य, पूर्वी सिंहभूम, 193.22 वर्ग किलोमीटर। 1976 में इसकी स्थापना। क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाथी, तेंदुआ और हिरन। गौतम बुद्ध अभयारण्य, कोडरमा, कोडरमा जिला, 121.14 वर्ग किलोमीटर और 1976 में इसकी स्थापना हुई। चीतल, सांबर, नीलगाय, बाघ। अब देखिए 1976 वाले में 5 हो गया है ना। पलामू अभयारण्य, हजारीबाग अभयारण्य, महुआटांड भेड़िया अभयारण्य, दालमा अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य, ये सभी 1976 में इसका स्थापना हुआ है। तो एक ट्रिक है, अगर याद कर पाते हैं तो कर लीजिएगा और नहीं तो बिना ट्रिक के याद हो जाता है तो और अच्छा। तो पीएचडी करने वाले को जीएम बना दिया जाता है, इतना याद करना है। पीएचडी करने वाले को, तो करने वाले छोड़िए, जीएम बना दिया जाता है। जी बड़ा वाला जीएम बना दिया जाता है। तो पी से हो जाएगा पलामू अभयारण्य, एच से हो जाएगा हजारीबाग, डी से हो जाएगा दालमा और जी से हो जाएगा गौतम बुद्ध और एम से हो जाएगा महुआटांड वन्यजीव अभयारण्य। कहीं छोटा सा लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि इतना हम लिख नहीं पाएंगे, ये पेन मेरे से चलता नहीं है। तो क्या बोल रहे थे हम? हाँ, ट्रिक लिखना है कि पीएचडी करने वाले को जीएम बना दिया जाता है। ठीक है, तो कहीं लिखना चाहते हैं तो फटाक से लिख लीजिए। पीएचडी करने वाले को जीएम बना दिया जाता है। इसे आपको याद करना है कि 1976 में कितने अभयारण्य बने थे। पी से हो जाएगा पलामू, एच से हो जाएगा हजारीबाग, डी से हो जाएगा दालमा, जी से हो जाएगा गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य और एम से हो जाएगा महुआटांड वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, हम कहीं देखे थे तो हमको थोड़ा याद था, हम बता दिए। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। ऐसे ज़्यादा ट्रिक पे तो हम रिलाई करते नहीं हैं। चलिए अगला जो है 6ठा नंबर है तोपचांची अभयारण्य। ठीक है, धनबाद जिला में है। 12.82 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 1978 में स्थापना हुआ था। तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू यहाँ पे मिलेगा। अगला जो है लावालौंग अभयारण्य, चतरा जिला में, 211 वर्ग किलोमीटर। 1978 में इसका स्थापना हुआ था। बाघ, तेंदुआ, नीलगाय और हिरन। इसके बाद जो 8वां नंबर है वो है पारसनाथ अभयारण्य, गिरिडीह जिला में ये है और 49.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 1984 में इसकी स्थापना हुआ था। तेंदुआ, सांभर, हिरन, नीलगाय, जंगली भालू, बंदर और लंगूर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 10वां जो है वो है पालकोट अभयारण्य, गुमला,
ये भी पूछा हुआ है। 182.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। चीता, तेंदुआ, सांभर और भालू। 11 नंबर जो है वो है उधवा झील पक्षी विहार, साहेबगंज में इसकी साहेबगंज जिला में है ये, ठीक है। 5.65 वर्ग किलोमीटर पर इसका क्षेत्रफल है। 1991 में स्थापना हुआ था। जल कौआ, बटान और किंगफिशर यहाँ देखने को मिलता है। देखिए किंगफिशर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुल जो हो गया 2182.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल टोटल हो गया। वन्य जीव अभयारण्य एक नज़र में। अब पलामू अभयारण्य के बारे में कुछ विशेषता बताया गया है। झारखंड में एकमात्र पलामू वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय स्तर का है तथा शेष सभी अभयारण्य राज्य स्तरीय हैं। यह राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य है। पलामू अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है जिसका विस्तार 753 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, ठीक है। हजारीबाग अभयारण्य, इसकी स्थापना वर्ष 1955 में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से की गई थी तथा 1976 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में परिणत कर दिया गया। मऊआटांड भेड़िया अभयारण्य, यह भारत का पहला व एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है तथा यह पलामू बाघ आरक्ष का हिस्सा है। राज्य के लातेहार जिले में अवस्थित यह अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। अगला जो है वह है दालमा अभयारण्य। इसका उद्घाटन 1975 में संजय गांधी के द्वारा किया गया था, परंतु औपचारिक रूप से यह 1976 में स्थापित किया गया था। इनको भी हड़बड़ होगा जल्दी फीता काटने का, नहीं। इस अभयारण्य का मुख्य विस्तार पूर्वी सिंहभूम जिला में है, परंतु यह सरायकेला खरसावां जिला में भी विस्तृत है। इस वन्य जीव अभयारण्य के पूर्व में पुरुलिया जिला पश्चिम बंगाल की सीमा संलग्न होती है। दालमा वन्य जीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में 1992 ईस्वी में एशियाई हाथी के स्वस्थानीय संरक्षण यानी कि इन सिटू हेतु हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ की गई थी। फिर से एक बार पढ़ेंगे इसको। दालमा वन्यजीव अभयारण्य में 1992 ईस्वी में एशियाई हाथियों के स्वस्थानीय संरक्षण हेतु हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी। गौतम बुद्ध अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य का विस्तार कोडरमा के अलावा बिहार के गया जिले में भी 138.36 वर्ग किलोमीटर है। तोप चांची अभयारण्य धनबाद में अवस्थित यह राज्य का दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। इस अभयारण्य के बीच में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है, ठीक है, लोग जाते हैं इसको देखने। लावालौंग अभयारण्य, यह अभयारण्य उत्तर पूर्व में लीलाजन नदी, पश्चिम में चाको नदी तथा दक्षिण में अमानत नदी से घिरा हुआ है। बहुत ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। पारसनाथ अभयारण्य, इसका नामकरण प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी के नाम पर किया गया है। कोडरमा अभयारण्य, इस वन्यजीव अभयारण्य में साल वनों का सघन विस्तार है। पालकोट अभयारण्य, इसका विस्तार गुमला के साथ साथ सिमडेगा जिला में भी है। इस वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर विभिन्न नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनमें शंख, तोरपा, सिंजरा, बांकी आदि प्रमुख हैं। उधवा झील पक्षी विहार, उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ साइबेरिया व यूरोप सहित विश्व के विभिन्न पक्षी आते हैं। यह झारखंड का पहला रामसर आर्द्रभूमि स्थल भी है। यह झील गंगा नदी पर स्थित एक बैक वाटर झील है जो पटौरा व बरहेल नामक दो झीलों के संयोजन से निर्मित है। इसको एक बार और पढ़िए और याद रखिए, ठीक है। यह झील गंगा नदी पर स्थित एक बैक वाटर झील है जो पटौरा व बरहेल नामक दो झीलों के संयोजन से निर्मित है। उच्च पक्षी घनत्व के कारण इसे महत्वपूर्ण पक्षी व जैव विविधता क्षेत्र के रूप में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा भी चिन्हित किया गया है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी हैं जल कौआ, बटान, किंगफिशर, चांदियार, पोचार्ड, पलास फिश ईगल, काली गर्दन वाला सारस, प्रेंटिकोले, सफ़ेद बगुला, एग्रेट, वेगटेल, प्लोवर, लैपविंग, आइबिस, बगुला, हेरॉन आदि। हाल के दिनों में यहाँ लेजर व्हिस्लिंग बतख, गारगेनी, ग्रेटर कॉकल, लिटिल स्विफ्ट तथा गे हेडेड स्वैम्पफिन नामक पक्षी भी देखे गए हैं। नाम तो बहुत टेढ़ा टेढ़ा है। इसका नामकरण महाभारत कालीन सांख्य योगी उद्धव के नाम पर किया गया है। 1763 में मीर कासिम तथा अंग्रेजों के बीच इस क्षेत्र में उधवा नाला युद्ध हुआ था, ठीक है। 1763 का समय वो आ गया था जब मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में बन नहीं रहा था, क्योंकि उसको तो बनाया गया था
नवाब बनाया गया था, लेकिन बंगाल का नवाब था ना, लेकिन उससे अंग्रेजों का दोस्ती खत्म हो गया था। तो 1963 के बाद 1964 में तो हम लोग बक्सर का युद्ध पढ़ते भी हैं, तो 1963 में याद रखना है कि इधर आया था और क्या मीर कासिम, और उसका अंग्रेजों के साथ झड़प हुआ था। ठीक है। सिंहभूम गज आरक्ष, 26 सितंबर 2001 को सिंहभूम क्षेत्र में देश के प्रथम गज आरक्ष एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में प्रारंभ के अंतर्गत की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। इसका विस्तार 13,440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले में है। सिंहभूम गज आरक्ष क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा गज आरक्ष है। भारत के 14 राज्यों में कुल 31 गज आरक्ष की स्थापना की गई है। सिंहभूम गज आरक्ष में दालमा वन्यजीव अभयारण्य, सारंडा, कोल्हान, पोरहाट, चाईबासा व ढालभूम वन क्षेत्र के अतिरिक्त व संरक्षित वन शामिल है। अतिरिक्त गलत पढ़ दिया है, आरक्षित व संरक्षित। एक बार और पढ़ते हैं इसको, कुछ लाइन हम गलत पढ़ दिए हैं। सिंहभूम गज आरक्ष में दालमा वन्यजीव अभयारण्य, सारंडा, कोल्हान, पोरहाट, चाईबासा व ढालभूम वन क्षेत्र के आरक्षित व संरक्षित वन शामिल हैं। ठीक है, सॉरी गलत पढ़ने के लिए। इस गज आरक्ष के दक्षिण में उड़ीसा का मयूरभंज गज आरक्ष तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल का मयूर झरना गज आरक्ष स्थित है। इस गज आरक्ष में आर्द्र प्रायद्वीपीय निम्न स्तरीय साल वन, शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन, शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती झाड़ियां तथा बांस के पेड़ों का विस्तार है। गज आरक्ष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हाथियों का संरक्षण करने हेतु रणनीति का निर्माण व क्रियान्वयन एवं हाथी मानव सहअस्तित्व को बढ़ावा देना व इनके बीच संघर्ष को नियंत्रित करना है। संघर्ष रोज ही हो रहा है, किसी दिन नियंत्रित नहीं हो रहा है। एक बार मैप को समझेंगे। यहाँ पर जैसे कहा गया था कि सिंहभूम गज आरक्ष में दालमा वन्यजीव अभयारण्य, ये है दालमा जीव अभयारण्य, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये है। ठीक है। सारंडा, कोल्हान, पोरहाट, चाईबासा व ढालभूम वन क्षेत्र के अतिरिक्त के आरक्षित व संरक्षित वन शामिल है। तो ये है आपका, ये भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, और ये है ढालभूम का वन प्रमंडल। ठीक है। उसके बाद सरायकेला वन प्रमंडल, ढालभूम वन प्रमंडल, पोरहाट वन प्रमंडल, कोल्हान, चाईबासा, सारंडा, ये सभी इसके मैप के अंदर आएगा। इस साइड में यानी कि पूर्व की ओर आपका पश्चिम बंगाल का मयूर झरना गज आरक्ष इसमें जुड़ा हुआ है, और दक्षिण में जो उड़ीसा का मयूरभंज गज आरक्ष है ये जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये जो आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है उसको फिर एक बार और बता देते हैं कि ये है ढालभूम वन प्रमंडल। ठीक है। ये जो एरिया है, ये नाम जो लिखा हुआ है, ये है ढालभूम वन प्रमंडल, और ये जो है ये आपको जो दिख रहा है ये है दालमा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। ये दो नाम ही आपको नहीं दिख रहा होगा, बाकी दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी कॉरिडोर। हाथी कॉरिडोर, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने झारखंड में पहली बार 17 हाथी कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर की पहचान की है। इन कॉरिडोर का विस्तार मुख्यतः रांची, पश्चिमी सिंहभूम व पूर्वी सिंहभूम जिले में है। ये कॉरिडोर हाथियों के आवागमन, एक से दूसरे प्राकृतिक आवास के बीच व मानव हाथी संघर्ष को कम करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन कॉरिडोर को निजी भूमि व गैर वन्य भूमि से मुक्त रखने तथा यहाँ हाथियों के लिए पर्याप्त खाद्य संसाधन सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। साथ ही राज्य में हाथी को अम्ब्रेला प्रजाति मानकर वन संरक्षण हेतु मुहिम चलाया गया है। महुआटांड़ भेड़िया अभयारण्य वैश्विक चर्चा का विषय। अब इसको पढ़ना है। यह अभयारण्य भारतीय ग्रे भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, जो अर्ध शुष्क कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र के शीर्ष शिकारी होते हैं। ग्रे भेड़िया सामान्यतः छोटे झुंड में रहते हैं तथा रात्रि में ही सक्रिय होते हैं। महुआटांड़ का यह क्षेत्र आदिवासी बहुल है तथा यहाँ भेड़िया संरक्षण में सरना धर्म का पालन करने वाले इन आदिवासियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शीतकाल का समय नवंबर से फरवरी भेड़ियों के लिए प्रजनन व मांद बनाने हेतु अत्यंत अनुकूल होता है तथा इस समय आदिवासियों का साल के जंगलों में जाना वर्जित होता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय अवधि में साल के जंगल में जाने पर इनके देवता क्रोधित हो जाते हैं। इस सांस्कृतिक प्रथा के कारण महुआटांड़ अभयारण्य को भारत का प्रथम ग्रे भेड़िया प्रजनन केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रमुख पक्षी विहार। झारखंड में निम्न प्रमुख पक्षी विहार हैं।
तिलैया पक्षी विहार कोडरमा जिला में है। तेनूघाट पक्षी विहार बोकारो में है। चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो में है। ईचागढ़ पक्षी विहार जो है सरायकेला खरसावां में है। और उधवा पक्षी विहार साहिबगंज में है। इसको जरूर याद रखिएगा। जैविक उद्यान बायोलॉजिकल गार्डन झारखंड में वन्य जीवन के बाह्य स्थान एक्स सीटू संरक्षण हेतु निम्न जैविक उद्यानों की स्थापना की गई है। मतलब कि इनके जो स्थान है जहाँ ये रहते थे वहाँ से हटा करके इनको संरक्षित किया जाएगा, तो ये बाह्य स्थान हो गया। मतलब कि इनके स्थान से बाहर ले जाकर इनका संरक्षण करना है, तो एक्स-सीटू हो जाता है वो। ये सब बायोलॉजी का इकोलॉजी में सब पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, बिरसा भगवान जैविक उद्यान चकला और मांझी 26 जनवरी 1994 को स्थापित। क्षेत्रफल 104 हेक्टेयर, सपही नदी के तट पर स्थित है। ये 2013 में से छोटे से मध्यम, मतलब ये छोटा से इसका प्रमोशन कर दिया गया है, मध्यम चिड़ियाघर में अपग्रेड कर दिया गया है। इसके बेहतर प्रबंधन हेतु वर्ष 2009 में झारखंड सरकार द्वारा झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस चिड़ियाघर में स्तनधारियों, सरीसृपों व पक्षियों की 83 प्रजातियों के 1450 जानवर हैं। देश का चौथा चिड़ियाघर जिसका अपना वेबसाइट है। इसके परिसर में एक मछली घर तथा बटरफ्लाई पार्क भी निर्मित किया गया है। बटरफ्लाई पार्क और मांझी रांची बिरसा जैविक उद्यान के वनस्पति अनुभाग में 19.57 एकड़ क्षेत्र में निर्मित यह भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क है। अगला जो है मछली घर है और मांझी रांची बिरसा जैविक उद्यान के अंदर निर्मित। इसका शिलान्यास 2017 में किया गया था। यह देश में ताजे पानी का सबसे बड़ा मछली घर है। ठीक है। अगला जो है रॉक गार्डन है। रॉक गार्डन रांची गोंडा पहाड़ी की चट्टानों से निर्मित कांके डैम इसके समीप अवस्थित है। प्रख्यात पिकनिक स्थल है। मगर प्रजनन केंद्र मूता रुक्का IUCN द्वारा 1987 में स्थापित। यहाँ भारत के 8वें गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ गिद्ध प्रजनन केंद्र के विकास हेतु बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ MOU किया जाना है। गिद्ध को बचाना जरूरी है ना, सफाई करता है ये हमारे एनवायरनमेंट का। बिरसा मृग विहार कालामाटी खूंटी हिरन प्रजनन हेतु प्राकृतिक आवास सांबर रूसा यूनिकलर व चीतल एक्सिस का प्रजनन व संरक्षण 1982 में उद्घाटन बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भोगला भगत के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो स्टील संयंत्र तथा सेल द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। उपनाम सिटी पार्क पर्यटन हेतु प्रसिद्ध। पर्यटन हेतु टॉय ट्रेन की व्यवस्था है। अगला जो है जुबली पार्क। जुबली पार्क कहाँ है? जमशेदपुर में है। टाटा स्टील के द्वारा निर्मित मैसूर के वृंदावन उद्यान अन्य नाम मुगल गार्डन से प्रेरित है। उपनाम जमशेदपुर का मुगल गार्डन। इसमें टाटा स्टील प्राणी उद्यान, निको मनोरंजन पार्क, जयंती सरोवर, चिल्ड्रन पार्क, रोज गार्डन आदि अवस्थित है। फरवरी का महीना होता है शायद, हाँ फरवरी में यहाँ एक लाइट शो भी चलता है और बहुत सारा फ्लावर का भी शो चलता है। मतलब ढेर सारा फ्लावर यहाँ लगाया जाता है। वर्ष 1958 में जमशेदपुर शहर की स्थापना के 50वें वर्षगांठ पर इस पार्क को आम जनता हेतु शुरू किया गया। GH क्रुम्बिगेल व BS निरोधी मैसूर गार्डन व राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन के वास्तुकार इस पार्क के प्रमुख वास्तुकार हैं। झार पार्क्स, इससे क्वेश्चन बनता है। झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया है। इसका संचालन झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण JPMDA द्वारा किया जाता है। इस पहल के तहत झारखंड के 10 पार्कों को शामिल किया गया है। पहला पार्क है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची में है। दूसरा दीनदयाल पार्क रांची, नक्षत्र वन रांची, सिद्धू कान्हू पार्क रांची, ऑक्सीजन पार्क रांची, श्री कृष्ण पार्क रांची, शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग, अंबेडकर पार्क सिल्ली, घोड़बंधा थीम पार्क जमशेदपुर, सिद्धू कान्हू पार्क दुमका। इसमें और पार्क ऐड करना चाहिए और एटलीस्ट कुछ और झीलों को भी ऐड करना चाहिए। रांची रांची रांची, केवल रांची के लोगों को सही हवा चाहिए और बाकी के लोगों को नहीं चाहिए, है ना। चलिए, झारखंड में इको सेंसिटिव जोन। झारखंड राज्य में 12 इको सेंसिटिव जोन की पहचान व घोषणा की गई है। इसमें दालमा वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 2012 में इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया गया है।
शेष 11 इको सेंसिटिव जोन की घोषणा वर्ष 2019 में की गई है, जिसमें बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू वन्यजीव अभयारण्य, महुआटांड भेड़िया अभयारण्य, हजारीबाग वन्य अभयारण्य, लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य, पारसनाथ, तोपचाची तथा उधवा झील पक्षी विहार शामिल है। उधवा झील पक्षी विहार शामिल है। ठीक है, बाकी आप मैप देख पाते हैं तो देख लीजिए, अगर कुछ याद करना है तो इससे आपको कर सकते हैं। ये जो ब्लू कलर में दिया है वो है आपका वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय पार्क बाउंड्रीज। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको ब्लू कलर दिख रहा है वो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी इसको ऐसे ही याद कीजिए। झारखंड जैव विविधता बोर्ड, इसकी स्थापना 20 दिसंबर 2007 को झारखंड सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 के आलोक में किया गया था। ये अभी तक नहीं पूछा हुआ है तो हाई चांस है कि पूछ लेगा। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य में जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत प्रयोग सुनिश्चित करना, इसके लाभों का उचित एवं समान वितरण सुनिश्चित करना तथा इसके संबंध में ज्ञान का प्रसार करना है। आजकल पर्यावरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए पर्यावरण से जुड़ा कोई भी चीज़ है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, झारखंड जैव विविधता बोर्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जैव संसाधनों पर आधारित आजीविका प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। अगला है डॉल्फिन सर्वेक्षण। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत देश में पहली बार व्यापक नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण 2021 से 23 किया गया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड राज्य में कुल 162 डॉल्फिन, देश में कुल 6,324 डॉल्फिन पाया गया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश 2397 डॉल्फिन के साथ प्रथम स्थान पर है। तो सबसे अगर ज़्यादा डॉल्फिन का संख्या पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, जिसके बाद क्रमशः बिहार है। बिहार में 2220 डॉल्फिन, पश्चिम बंगाल में 815 डॉल्फिन तथा असम में 635 डॉल्फिन का स्थान है। इस मामले में झारखंड का देश में 5वां स्थान है। ठीक है, हम लोग टॉप 5 में आते हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार मनिहारी बिहार से राजमहल झारखंड के बीच डॉल्फिन घनत्व तो सर्वाधिक है। डॉल्फिन की संख्या नहीं बोल रहा है, डॉल्फिन घनत्व तो बोल रहा है। ठीक है, तो घनत्व तो सर्वाधिक है जो 2.75 डॉल्फिन प्रति किलोमीटर है। अन्य तथ्य, बिरसा मुंडा स्मृति पार्क रांची में भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। रांची के नामकुम में लाल खटंगा नामक स्थान पर वर्ष 2012 में जैव विविधता पार्क बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थापित किया गया है, जिसे इको टूरिज्म की अवधारणा पर विकसित किया गया है। इसमें कई दुर्लभ औषधि हैं। राज्य के गढ़खटंगा रांची, महेशपुर देवघर तथा गम्हरिया सरायकेला खरसावां में आधुनिक पौधशाला की स्थापना की गई है। राजकीय औषधि पादप बोर्ड रांची में अवस्थित है, जिसकी स्थापना 17 फरवरी 2003 को की गई थी। ये याद रखिएगा, जरूर से याद रखिएगा। रांची जिला के ओरमांझी में बरवे नामक स्थान पर झारखंड राज्य के पहले प्राणी उद्धार केंद्र की स्थापना की जा रही है। हजारीबाग में अवस्थित शहीद निर्मल महतो पार्क झारखंड का पहला डायनासोर थीम पार्क है। वन विभाग झारखंड के द्वारा बोकारो के पेटरवार नामक स्थान पर एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की गई है। यह प्रशिक्षण, प्रदर्शन व विस्तार गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा। वर्ष 2016 में टाटा स्टील के द्वारा जैव विविधता नीति की शुरुआत की गई थी, जिसका प्रमुख लक्ष्य जैव विविधता की कोई शुद्ध हानि नहीं, नो नेट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी था। इसी नीति के तहत 2022 में जमशेदपुर के कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है। झारखंड सरकार ने राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को राज्य में लकड़ी व बांस के दोहन व वितरण हेतु एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। झारखंड में प्रमुख वन्य प्राणी क्षेत्रों की अवस्थिति। अब आप एक मैप ले आइए और मैप में इसको भर के देखिए। ठीक है, यही करना रहता है। इसको 1-2 बार लिखिएगा तो ध्यान में आ जाएगा कि कौन कौन से जिले में है। ठीक, फिर इसी के बगल में वो अगर उसका ईस्वी लिख पाते हैं तो ईस्वी लिख के ट्राई कीजिए। फिर कभी अगर आगे बढ़े तो थोड़ा उसका किलोमीटर स्क्वायर में क्या है वो लिख करके एक बार देखिए। 102 बार अगर इस टाइप का मैप भरते हैं तो आपको याद भी हो जाएगा और हैबिट भी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, गुड लक।